अब बात करते हैं सर्कुलर परमुटेशन के बारे में। ठीक है, देखो, अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट को एक सर्कल पर अरेंज कराना है, ठीक है, तो कह रहा है कि टेकन एन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। ठीक है, मतलब एन ऑब्जेक्ट है और एन ऑब्जेक्ट को आप एक साथ ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये जो मैं लिखा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट। ठीक है, आर कंसीडर्ड डिफरेंट। ठीक है, आर कंसीडर्ड डिफरेंट। ठीक है, और ये जो लिखा गया है इसका मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कंसीडर्ड सेम। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कंसीडर्ड सेम। ठीक है, कंसीडर्ड सेम। और ये होता है आपके गार्लैंड, ठीक है, और नेकलेस के क्वेश्चन में। ठीक है, तो कभी भी अगर गार्लैंड और नेकलेस का क्वेश्चन आए तो वहां पर हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो अगर टेकिन एन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, तो अगर आपके पास आपको सर्कल पर उनको बैठाना है तो जो तरीका होता है वो होता है फैक्टोरियल एन माइनस वन। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर सेम तो होता है फैक्टोरियल एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, और अगर टेकन आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, और अगर आपने एन में से आपको आर ऑब्जेक्ट को बैठाना है तो उस केस में अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट तो ये होगा एनसीआर फैक्टोरियल आर माइनस वन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर सेम तो ये होगा एनसीआर फैक्टोरियल आर माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो सर्कुलर परमुटेशन में दो चीज होंगी, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज का, अगर दोनों सेम है कि दोनों सेम नहीं है। ठीक है, जनरली सेम नहीं ही होते हैं, लेकिन अगर गार्लैंड और नेकलेस का क्वेश्चन आए तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आर सेम। ठीक है, फिर बस ये देखना कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, आप एन ऑब्जेक्ट को बैठा रहे हो सर्कल पे, मतलब अरेंज कर रहे हो सर्कल पे, या फिर उसमें से आर को कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, जैसे यहां पर देखो एग्जाम्पल है, ये क्या कह रहा है कि 4 इंडियन 3 अमेरिकन एंड 2 ब्रिटिशर्स, ठीक है, आर टू बी अरेंज अराउंड राउंड टेबल। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ वे अरेंजिंग देम, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, तो कहोगे 4 + 3 7, 7 और 2 9, कितने हैं 9। तो इनको अरेंज करने का जो तरीका होगा वो होगा फैक्टोरियल 9 माइनस 1, मतलब कितना होगा फैक्टोरियल 8। ठीक है, सिंपल। ठीक है, 9 लोग हैं, मतलब कि टोटल 4 इंडियन 3 अमेरिकन और 2 ब्रिटिशर्स। 9 लोग को सर्कल पर बैठाने का तरीका फैक्टोरियल n माइनस वन इफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट। ठीक है, फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ वे अरेंजिंग देम सो दैट 2 ब्रिटिशर्स शुड नेवर कम्स टुगेदर। इनको ऐसा बैठाना है सर्कल पे कि 2 ब्रिटिशर्स कभी साथ ना आए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 4 इंडियन और 7 अमेरिकन को बैठा लेते हैं, इनमें मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इनको बैठाने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 7 माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर जो एक खास बात है ना, कि सर्कल में अगर आप 7 बंदों को बैठाओ, ठीक है, ये आपका हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इसमें देखो गैप कितना बना, एक ये गैप है, एक ये गैप है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये और एक ये, मतलब यहां पर गैप भी साथ ही बना है। ये है सर्कल की ब्यूटी कि अगर आपने 7 बंदों को बैठाया है ना तो वहां पर गैप भी साथ ही बनने वाला है। इसका मतलब अब आप क्या करो, 7 में से किन्हीं 2 गैप को चुन लो और उस पे 2 ब्रिटिशर्स को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 और इंटू 6p2, सॉरी 7p2। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 और ये आपके पास हो गया 7c2 और इंटू का फैक्टोरियल 2। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 6 और इंटू 7p2। ठीक है, चलिए यहां पर ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो इसको 7 कर लो। ठीक है, यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 6 इंटू, यहाँ पर जब आपने 7 लोग को बैठाया तो यहाँ पर गैप कितना बना, 7 बनाना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है, 7 लोग को बैठाने पर 7 गैप ही बनेगा यहाँ पे, और उन 7 गैप में किन्हीं 2 गैप को चुन लो और उस पर 2 ब्रिटिशर्स को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 2। ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम सो दैट 3 अमेरिकन शुड सिट टुगेदर।
तीनों अमेरिकन को आपको साथ बैठाना है। तो सिंपली आप क्या करो, आपके पास 4 इंडियन है, ठीक है, आपके पास ऐसे आप समझो कि यहां पर आप लगाओ स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, कि आपके पास 7 इंडियन है, I1 I2 I3 और I4, ये आपके पास 4 इंडियन हो गए। 3 अमेरिकन को मैंने एक साथ एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है, तीनों अमेरिकन को एक साथ कंसिडर मैंने कर दिया, ठीक है, और फिर यहां पर मेरे पास 2 ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 और इनको आप एक कंसिडर करो, 5, ये 6 और ये 7, तो 7 लोग को सर्कल पर बैठाने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 7 - 1, ठीक है। और क्योंकि ये तीनों अमेरिकन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, उसके बाद फैक्टोरियल 3, ठीक है, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, ये हो गया फैक्टोरियल 6 और इनटू का फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये इसको समझना एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये क्या कर रहा है कि नाइट्स आर सिटिंग, मतलब लड़ाकू आर सिटिंग ऑन अ राउंड टेबल, ठीक है, 16 लड़ाकू एक राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें से क्या कर रहा है कि 7 नाइट्स आर रिक्वायर्ड टू रेस्क्यू मोहन, ठीक है, मोहन कोई एक बच्चा है, उसको रेस्क्यू करने के लिए मुझे 7 नाइट्स की जरूरत है, ठीक है। कह रहा है कि एवरी कॉन्जुगेटिव आर हॉस्टाइल टू ईच अदर, नंबर ऑफ वेज ऑफ 7 नाइट्स। अच्छा, मतलब ये 7 जो लड़ाकू हैं ये ऐसे है ना कि अगर आपने इनको साथ में बैठा दिया तो मोहन को बचाना तो छोड़ो, ये आपस में लड़ जाएंगे। तो मुझे इस प्रकार से करना है कि ये साथ भी ना बैठे और मोहन को रेस्क्यू भी कर ले, ठीक है, ये साथ भी ना बैठे और मोहन को क्या कर ले, रेस्क्यू भी कर ले, ठीक है। तो उसके लिए पूछा है कि देन नंबर ऑफ वेज टीम ऑफ 7 नाइट्स सच दैट नो 2 हॉस्टाइल नाइट्स कैन टीम अप, ठीक है, कोई भी 2 जो आपस में लड़ने वाले लड़ाकू हैं वो आपस में साथ न बैठे, ठीक है। तो मेरे पास 16 थे, कितने थे, 16 थे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि उसमें से 9 को बैठा लेते हैं, 9 में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 9 को बैठा लिया, K1 K2 K3 K4 K5 K6, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस साइड से लिखता हूं, एक समझना, मैं अभी इसको राउंड टेबल पर नहीं ले रहा हूं, मैंने ये राउंड टेबल था, समझना, मैंने राउंड टेबल को तोड़ दिया और तोड़ के बिल्कुल सीधा कर दिया है, ठीक है। तो मैं उनको सिंपली बैठा रहा हूं, बाद में अपन देखते हैं भी क्या होता है। देखना, ये K1, ये K2, ये K3, ये K4, ये K5, ये K6, K7, K8 और K9, 9 नाइट्स को तो मैंने बैठा दिए। इसमें गैप कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बना। अब 7 नाइट्स को आप कहीं भी बैठाओ, मान लो मैंने यहां बैठा दिया K10, यहां बैठा दिया K11, यहां बैठा दिया K12, यहां बैठा दिया K13, यहां बैठा दिया K14, यहां बैठा दिया K15 और यहां बैठा दिया K16, ठीक है। ये तो एक केस है, मैं उस केस की बात करता हूं, एक चीज समझना। मान लो कि मैंने पहले लड़ाकू को यहां पर बैठाया K10, ये राउंड टेबल पर बैठने वाले हैं, समझना इस चीज को, ये कहां बैठने वाले हैं, ये राउंड टेबल पर बैठने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज सोचो, पहली बात कि देखो अभी तो यहां पर क्या था कि 9 लोग को आपने बैठाया, उसमें गैप कितना बना, 10, कितना बना, 10, 10 में से आपने 7 गैप को चुन लिया उनको वहां पर बैठाने के लिए, ठीक है। यहां पर देखो केवल मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ वेज बताना है, अरेंज नहीं कराना है उनको, ठीक है, उनको अरेंज नहीं कर, कितने तरीके हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि पहले इनको बैठा करके देखा, वहां पर 10 गैप बने, 10 में से मैंने 7 गैप पे को चुन लिया जहां पर उनको बैठाना है। लेकिन एक चीज समझो, जिस दिन एक यहां बैठा होगा और एक यहां बैठा होगा, अभी ये राउंड टेबल बनने वाला है, तो जैसे इसको आप जोड़ोगे, ये और ये K10 और K16 ये दोनों साथ हो जाएंगे, तो उस वाले केस को आप हटा दो। समझ रहे हो किस केस को हटा रहा हूं जी, ये तो क्या एक राउंड टेबल पर बैठाना था, अभी मैंने क्या किया कि राउंड टेबल को तोड़ के ये बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है। तो 9 नाइट्स को तो मैंने बैठा दिया, गैप कितना बना, 10, मुझे नंबर ऑफ वेज बताने, उनको अरेंज नहीं कराना है,
ठीक है, तो 10 में से 7 गैप को मैंने चुना जहां पर उनको बैठाना था मुझे। लेकिन एक केस वो हो सकता है कि जब ये यहां बैठा हो और ये यहां बैठा हो, उस केस में जब राउंड टेबल हम बनाएंगे तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे। तो उस केस को अब मैं हटा दूं। किस केस को? समझो मैं क्या कर रहा हूं कि ये तो टोटल है, उसमें से मैं उसको हटा दूं। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों गैप को भी हटा दे रहा हूं और इन दोनों नाइट्स को भी हटा दे रहा हूं। मतलब मैं 8 गैप, 2 मैंने गैप भी हटा दिया और मैंने 2 नाइट्स को भी हटा दिया। आया समझ में? ये टोटल था। इसमें से ये एक केस है कि इस दिन अगर आप राउंड टेबल बनाओगे तो ये और ये दोनों साथ में आ जाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने ये दोनों गैप को भी हटा दिया और इन दोनों लड़ाकू को भी हटा दिया। ये मेरे नंबर ऑफ वेज हैं बनेंगे। ठीक है, इससे देखो क्या एक बनाया गया, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। याद रखना ये है सर्कुलर के लिए। ठीक है, विदाउट सर्कुलर के लिए हमने बात किया था जब हम स्टेशन प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे, तो वहां पर भी वो कंसेप्ट आया था। वो सर्कुलर के लिए नहीं था, ये सर्कुलर परमुटेशन के लिए है कि अगर इफ यू वांट आर पीपल आउट ऑफ एन नॉट टू सिट कॉन्जुकेटली, देन नंबर ऑफ वेज जो होगा वो होगा n माइनस आर प्लस 1 सी आर और माइनस n माइनस आर माइनस 1 सी आर माइनस 2। जैसे इस केस में अगर आप देखो, आपके पास थे 16 और आप 7 को नहीं चाहते थे कि वो साथ बैठे, तो यहां पर वेज कितना बनता है n, यहां पर क्या लिखा गया है n माइनस आर प्लस 1, तो n माइनस आर प्लस 1 सी आर माइनस, ठीक है, फिर क्या लिखा गया है n माइनस आर माइनस 1 सी आर माइनस 2। ठीक है, n माइनस आर माइनस 1 सी आर माइनस 2। तो यहां पर देखो वही बनता है क्या, ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 10c7 और ये कितना बन जाता, ये बन जाता है 8c5। ठीक है, ये होते हैं नंबर ऑफ वेज। ठीक है, जैसे यहां पर देखो ये क्या कह रहा है कि इफ n पीपल आर सिटिंग ऑन अ सर्कल, ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पीपल आर सेलेक्टेड सच दैट नो टू देम आर कॉन्जुगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 3 प्लस 1 c3 और माइनस n माइनस 3 माइनस 1 और c3 माइनस 2। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ वेज बनेंगे जब आप n पीपल में से 3 पीपल ऐसे हैं जिनको आपको साथ नहीं बैठाना है, कॉन्जुगेटिव नहीं करना है, तो ये आपके पास वो नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ अलाइक एंड डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट थिंग्स के बारे में कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। सोचो एन डिफरेंट थिंग में से आपको एक सिलेक्ट करना है, क्या नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? एटलीस्ट वन का मतलब है एक या एक से ज्यादा, तो NC1 का मतलब एन डिफरेंट थिंग में से एक चीज को चुनने का तरीका। तो ये तो मैंने एक चुन लिया, या फिर आप 2 चुनो, या फिर आप 3 चुनो, या फिर आप n पूरे के पूरे चुन लो। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 टू पावर n माइनस 1। ये -1 किसका आ रहा है? NC0 का। अगर आपने NC0 चुन लिया तो आप उस दिन कुछ नहीं लिए हो, आपने कुछ नहीं चुना, इसलिए NC0 का केस मैंने हटा दिया यहां से। तो 2 टू पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर देखो नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग नो थिंग, इसका मतलब आपने कुछ नहीं चुना, नो थिंग, ये नंबर नहीं है। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग नो थिंग आर एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन थिंग। चुनने या तो आप एक चुनो या फिर कुछ मत चुनो, एन डिफरेंट थिंग आपके पास रखे गए हैं। कितने नंबर ऑफ वेज है टू सेलेक्टिंग कि आपने कुछ नहीं चुना या फिर कम से कम आपने एक चुना, या तो कुछ नहीं चुना या तो कम से कम आपने एक चुना। तो NC0 वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें आपने कुछ नहीं चुना, जिसमें आपने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया। और NC1 से लेकर के NCN तक ये वो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है जिसमें आपने एटलीस्ट वन तो चुना है। ये जो अभी ऊपर करके आए हैं कम से कम तो आपने एक चुना है। तो ये कितना हो गया? तो आप कहोगे ये हो गया 2 टू पावर n। इसका मतलब कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग वो होगा 2 टू पावर n।
और नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग वन थिंग आर नॉन, मतलब चुनना या न चुनना, उसके क्या तरीके होंगे, तो उसके होंगे 2 टू पावर n, वेयर n इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है, अगर कल को यही सेम हो जाए, ठीक है, कल को अगर हम बात करें यही अलाइक थिंग्स के लिए, तो आप सोचो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एनीथिंग, सारे सेम चीजें रखी गई हैं, उनमें 1% का भी डिफरेंस नहीं है, 0.1% का भी डिफरेंस, सारे सिमिलर हैं, सारे सिमिलर। तो उनके चुनने का क्या तरीका है, आपको अगर एक चुनना है तो क्या तरीका है, आप किसी को भी उठाओ वो एक ही है, मतलब आप किसी को भी एक ही तरीके से कर सकते हो सेलेक्ट। ठीक है, वन, ये जो लिखा है इट इज सेलेक्टिंग ऑफ वन थिंग, आप दूसरे चीज को भी सिलेक्ट करोगे तो उसके भी एक ही तरीका है कि आप एक उठा लो, क्योंकि हर एक चीज सिमिलर ही है। उसी प्रकार आप चुनते गए एन थिंग थे, तो सेलेक्टिंग ऑफ एन थिंग जब आप करोगे तो उसका भी एक ही तरीका है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन, ये अलाइक थिंग्स हैं। ठीक है, ये अलाइक थिंग्स हैं। ठीक है, जो तरीका होगा वो होगा कितना, एन, कितना होगा, एन होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट नथिंग आर एटलीस्ट वन, देखो एटलीस्ट वन चुनने का तरीका तो है एन, या फिर जो न चुनने का भी एक ही तरीका है कि इसमें से मैंने कोई भी नहीं लिया, एक ही तरीका हो सकता है कि मैंने किसी को भी नहीं उठाया, किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो किसी को भी न चुनने का तरीका है ये वन, और एन क्या है, एटलीस्ट आपने एक चीज तो चुना। तो आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा, एंड डिफरेंट थिंग्स में भी और अलाइक थिंग्स में भी, कि एटलीस्ट एक चुनने का तरीका, और नथिंग मतलब कुछ ना सिलेक्ट करो, या फिर एटलीस्ट वन सिलेक्ट करो। तो ये दो चार केस हो गए, दो डिफरेंट थिंग्स में और दो अलाइक थिंग्स में, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो अब बात वही है कि यहाँ पर अगर आपके पास अलाइक है और अलाइक में अगर आपको एटलीस्ट वन चुनना है तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं एन, नन का मतलब आपने कुछ नहीं चुना, या फिर वन आपने एक चुना तो उसके तरीके हैं एन प्लस वन, और अगर आपके पास डिफरेंट थिंग्स हैं तो एटलीस्ट वन 2 टू पावर n माइनस वन, नन आर वन का कितना हो गया 2 टू पावर n। ठीक है, जैसे यहां पर देखो लिखा है कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग। ठीक है, एटलीस्ट वन थिंग आपको सिलेक्ट करना है आउट ऑफ पी ऑफ वन काइंड, क्यू ऑफ सेकेंड काइंड, मतलब जो आपके पास पी एक तरीके की में रखी गई है। ठीक है, पी बिल्कुल सिमिलर है, फिर दूसरे क्यू हैं जो कि वो भी बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, एक ही जैसे हैं, और फिर आपके पास आर डिफरेंट थिंग है। ठीक है, आर डिफरेंट है। ठीक है, आर डिफरेंट ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, आर क्या है, वो अलग अलग है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ पी वन काइंड, मतलब पी सेम प्रकार की चीजें हैं, फिर क्यू दूसरी अलग है लेकिन वो भी सेम है। समझ लो, ऐसा समझो कि पी, मान लो कि पी आपके पास एप्पल रखे गए हैं, वो बिल्कुल सिमिलर है, और फिर क्यू आपके पास ऑरेंज है लेकिन वो भी सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे हैं, और फिर आर कोई चीजें रखी गई जो कि डिफरेंट काइंड की है। ठीक है, डिफरेंट काइंड की, इट इज अ डिफरेंट काइंड। ठीक है, वो अलग चीजें हैं, तो आपको एक तो चुनना है ना। तो देखो ये पी क्या पॉसिबल वेज है कि आपने इस पी में से, ठीक है, ये जो आपके पास पी था आपने चुना, एटलीस्ट एक तो लिया, उसके तरीका है पी। क्यू एटलीस्ट एक लिया, उसके हैं क्यू, और ये 2 टू पावर आर माइनस वन, एटलीस्ट आपको एक लेना है। अच्छा, आपको तीनों में से एक लेना है, सॉरी ये था, एक सेकेंड, ये जो चीज लिखी गई है ना, ये है, समझो, ये है कि आपको तीनों में से एक लेना है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ पी काइंड, पी ऑफ वन काइंड, क्यू ऑफ सेकंड काइंड, एंड आर थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड। आपको तीनों में से एक एक को चुनना है, तो पी सेम काइंड में से एक चुनने का तरीका पी, क्यू अलग है लेकिन सेम ही चीजें हैं, उनमें से एक चुनने का तरीका क्यू। ठीक है, और आर आपके पास डिफरेंट है, उनमें से एक चुनने का तरीका 2 टू पावर आर माइनस वन। ठीक है, इन सब में से आपको एक एक चुनना था, हर एक में से एटलीस्ट एक एक आपको चुनना था, और एटलीस्ट वन नन आर, मतलब एटलीस्ट वन आर नन, आपको एक चुनना है या नहीं चुनना है। तो पी सेम काइंड में से चुनना मतलब एक लेना, या फिर न लेने का तरीका क्या था, पी प्लस वन, इसका क्यू प्लस वन, और इसका 2 टू पावर आर। ठीक है, यहां पर देखो
ये क्या बोल रहा है कि सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग अलाइक ऑफ ए टू पावर 5 बी टू पावर 4 ओ टू पावर 3। आपको एक चीज लेना है, एटलीस्ट वन, एक तो आपको लेना है, एटलीस्ट वन, सब में से नहीं चुनना है आपको, एटलीस्ट। आपके पास ये समझ लो कि मान लो कि ये 5 एप्पल है, 4 बनाना है और 3 ऑरेंज है, इन सब में से आपको एक चीज चुनना है। सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग अलाइक ऑफ दिस, सबको नहीं चुनना है, कम से कम एक को चुनना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो मैं लिख रहा हूं 5+1, लिया या फिर नहीं लिया, ठीक है, या फिर ठीक है, और 4 बनाना में से लिया या फिर नहीं लिया, ठीक है। उसी प्रकार 3 ऑरेंज में से लिया या फिर नहीं लिया। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया तो इसमें से एक केस वो भी आ गया होगा जिस केस में आपने किसी को नहीं लिया होगा, लेकिन आपको तो एक चीज लेना है, तो आप एक काम करो, आप उस एक केस को हटा दो जिस केस में आपने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि ये जो आप लिख रहे हो 5+1 4+1 3+1, इट इज अ 3+1, नॉट इट इज अ 3+1। ये आप क्या कर रहे हो, आपने 5+1 लिखा, मतलब अगर मैं इसको एज ए एप्पल सोचूं तो आपने क्या किया कि 5 एप्पल में से आप ये सोच रहे हो कि नन आर एटलीस्ट वन, कि कम से कम एक लिया या फिर नहीं लिया। उसी प्रकार आपने बनाने के लिए बात किया कि लिया नहीं लिया, और ऑरेंज के लिए भी सिमिलर चीज है कि आपने लिया या फिर नहीं लिया। तो अगर आपने उस केस को सोचो जिस केस में आपने तीनों को नहीं लिया होगा, लेकिन आपको एक लेके जाना था, इसीलिए ये केस मैंने हटा दिया, कि उस केस को मैंने हटा दिया जिस केस में मैंने किसी को नहीं चुना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। अच्छा इसमें देखो क्या बोल रहा है कि सिलेक्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन आउट ऑफ दिस, तो इतना आपको दे रखा है, 5 पहले 4 बनाना है और 3 ऑरेंज है। मतलब समझने के लिए मैं समझा रहा हूं, ये a⁵ b⁵, मतलब कि ये 5 सिमिलर चीजें हैं, ये 4 अलग सिमिलर चीजें हैं, और ये 3 अलग सिमिलर चीजें, अलाइक थिंग्स हैं ये। ठीक है, तो इसमें आपसे उसने कहा कि आपको एक एक को तो लेना ही लेना है, आपको एक एक को तो लेना ही है। तो मैंने कहा ठीक है, एक एक को लेने का तरीका कितना है, 5। आपको मैंने एक एक को ले लिया, ठीक है। अब बनाना और ऑरेंज को लो या न लो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने बनाना को लो या न लो, ठीक है। उसी प्रकार ऑरेंज को आपने सेलेक्ट किया या फिर नहीं किया, ठीक है। ये अलाइक चीजें हैं ना, यहां पर देखो ना, अलाइक के लिए क्या था, अगर आपको एटलीस्ट वन चीज लेना ही है एन अलाइक में से, तो उसके नंबर ऑफ वेज थे एन, और लो या मत लो उसके थे 1+ है। तो वही मैंने यहां पर किया ना, आपको एक एप्पल को तो लेना ही है, तो उसका क्या नंबर ऑफ वेज है 5। उसी प्रकार बनाना को लो या मत लो, ऑरेंज को लो या मत लो, ठीक है। ऐसा यहां पर देखो, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1A और 1B, तो एक ए को तो लेना ही है तो 5, एक बी को भी लेना है तो 4 ना, और ऑरेंज को लो या मत लो वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। उसने कहा था आपको एटलीस्ट एक एप्पल और एक बनाना तो लेना है, वो तो हमने ले लिया एटलीस्ट वन। अब ऑरेंज को लो या मत लो वो आपके ऊपर है, ठीक है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन आउट ऑफ, ये डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। तो डिफरेंट थिंग में से कम आपको एक सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया कि 3 अलग अलग सेब हैं और 2 अलग अलग बनाने हैं, तो मैं आप 3 एप्पल में से लो या मत लो, तो 2⁵, ठीक है। उसी प्रकार आप 2 बनाना को लो या मत लो, लेकिन उस केस को हटा दो जिस केस में आपने कुछ नहीं चूज किया होगा, कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया होगा, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको एटलीस्ट वन तो सिलेक्ट करना ही करना है, इसीलिए ये -1 आ रहा है, ठीक है। ये है डिफरेंट थिंग का केस। यहां देखो, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टिंग एन थिंग आर एटलीस्ट वन, मतलब एन में से कुछ न सिलेक्ट करो या फिर कम से कम एक सिलेक्ट करो। उसका तरीका कितना था, 2 है, तो मैंने यही यहां पर किया, ठीक है। आप एप्पल को लो या मत लो, बनाना को लो या मत लो, लेकिन उसमें से उस केस को आपको हटाना पड़ेगा जिस केस में आपने कुछ भी ना सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा अब देखो, करा सेलेक्टिंग ऑफ वन फ्रूट आउट ऑफ डिफरेंट,
एक को आपको सिलेक्ट करना है, तो फिर से वही आपको करना पड़ेगा कि 2 टू पावर 5 एप्पल को लो या मत लो, बनाना को लो या मत लो, ऑरेंज को लो या मत लो, लेकिन उसमें से आप उस केस को हटा दो जिस केस में आपने कुछ भी ना सिलेक्ट किया हो। ठीक है, यहां पर देखो, आउट ऑफ 5 आई लाइक एप्पल, 5 डिफरेंट बनाना, 3 डिफरेंट ऑरेंज, वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 फूड। तो मैंने क्या किया, एप्पल को लो या मत लो, ठीक है, बनाना को लो या मत लो, डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, लो या मत लो यहां पर आएगा 2 टू पावर 5 ही, ठीक है, लो या मत लो, सिलेक्ट करो या फिर न करो। उसी प्रकार 3 आपके पास ऑरेंज है, ठीक है, लेकिन उसमें से आप उस केस को हटा दो जिस केस में आपने कुछ भी ना सिलेक्ट किया हो, ठीक है, लेकिन आप उसमें से उस केस को हटा दो जिस केस में आपने कुछ भी ना सिलेक्ट किया हो, ठीक है। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ डिवीजन, ठीक है। जैसे यहां पर आपको दे रखा है 7 8 7 5, तो सबसे पहले तो आप इसके प्राइम फैक्टर सोचो, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी नंबर अपने प्राइम नंबर से बनता है, ठीक है, प्राइम फैक्टर से बनता है। तो अगर आप 7 8 7 5 के प्राइम फैक्टर सोचो तो ये कितना होगा, ये 3 2 6 2 5, फिर कितना होगा 7 7 नहीं 8, कितना हो जाएगा ये 8 और 7 और ये 5, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा, कितना होगा ये 1, ठीक है, और ये 7 और ये 5, फिर ये जाएगा 5 से, फिर ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 और 5, ठीक है, फिर ये 5 और ये 7 और फिर ये 7, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। कितना होगा इसका प्राइम फैक्टर, 3 का स्क्वायर, ये 3 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर और इंटू 5 टू पावर 3 और ये हो गया आपके पास 7 टू पावर 1, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप ये प्राइम फैक्टर इसको सोचो क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर सोच लो, ठीक है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब जो ये बात करें नंबर ऑफ डिवीजर, ठीक है, नंबर आप सोचो आपके पास है 7 8 7 5, कितना है 7 8 7 5, क्या 3 इसका डिवीजर है, बिल्कुल। डिवीजन होने का मतलब है कि इसको कंप्लीटली इसमें भाग चले जाना, 3 का क्या 7 8 7 5 में कंप्लीटली भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो 3 इसका एक क्या है, डिवीजर है, 3 इसका क्या है, एक डिवीजर है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं 3 टू पावर 0, तो क्या 3 टू पावर 0 भी इसका एक डिवीजर होगा, 1 तो होता है, 1 तो हर एक का डिवीजर है, समझ रहे हो। उससे ही क्या 7 8 7 5 है, अगर मैं 3 टू पावर 1 5 टू पावर 2 और 7 की बात करूं तो ये भी इसका एक डिवीजर होगा, ये भी इसका एक डिवीजर होगा ना, इसके प्राइम फैक्टर के में तो है ये 3 टू पावर 1 5 टू पावर 2 7 भी इसका एक डिवीजर होगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये 7 8 7 5 लिखा गया है, ये 7 8 7 5 लिखा गया है, अगर मैं इसके सबसे छोटे डिवीजर की बात करूं, सबसे स्मॉल डिवीजर, तो वो आपका होने वाला है 3 टू पावर 0 5 टू पावर 0 और 7 टू पावर 0। और अगर इसके सबसे बड़े डिवीजर की बात करो तो वो एक खुद होगा ना, 3 का स्क्वायर 5 टू पावर 3 और 7 टू पावर, सबसे छोटा डिवीजर इसका होगा 1 और सबसे बड़ा डिवीजर ये खुद ही होगा, ठीक है। तो आप तो बस एक चीज याद रखो, अगर कभी आपसे नंबर या डिवीजर क्वेश्चन आए ना, तो आप इस क्वेश्चन को अभी हमने जो पहले किया ना एप्पल बनाना ऑरेंज वाले, आप उस प्रकार से इसको डील करो, ठीक है। ये सोचो ये लिखा गया a टू पावर 2 b टू पावर 3 o टू पावर 1, और आपको नंबर और डिवीजर के बारे में ये बात करना है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, नंबर ऑफ डिवीजर के बारे में बात कर रहा है। तो आप ये चीज सोचो, मैं देखो क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2 + 1, मैं लिख रहा हूं 5 + 3 और मैं लिख रहा हूं 1 + 1। ये मैंने क्या किया, 3 टू पावर 2 था, मैंने इसको किया, मैंने लो या न लो, तो ये 1 आप किस चीज को ऐड कर रहे हो, 3 टू पावर 0 का ही तो कर रहे हो ना, और 3 टू पावर 0 तो है इसका डिवीजर, 1 तो है ही, तो आपको इस केस में -1 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसके पहले केस में देखो, आप इसमें किस चीज का माइनस कर रहे थे, किस चीज का माइनस कर रहे थे, a टू पावर 0 b टू पावर 0 o टू पावर 0,
जब आपने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया था उस चीज को आप यहां पर हटा रहे थे। लेकिन यहां पर जब आपने सिलेक्ट किसको नहीं किया, 3 टू पावर 0, ठीक है, उसी प्रकार ये आपके पास 3 टू पावर 0, ये आपके पास क्या x, इसको मैं फिर से लिखता हूं, ये आपके पास आ रहा है, फिर यहाँ पे 3+1, फिर आप यहाँ पे ये जो 1 ऐड करा रहे हो 5 टू पावर 0 का ही तो है। उसी प्रकार ये 7 टू पावर 0 का है, तो वो तो उसका डिवीजर है ही, आपको -1 करने की जरूरत है नहीं, आप उसको इंक्लूड कर चुके हो, ठीक है, आप उसको इंक्लूड कर चुके हो, तो यहां बाद में -1 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इसको लगाने की जरूरत आपके पास नहीं है। तो इसके जब आप नंबर ऑफ डिवीजर की बात करो तो वो होगा 3 इंटू 4 और इंटू का 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 12 और ये हो जाएगा आपके पास 24। और जब बात करें कभी नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर के बारे में, तो इसमें क्या करना, 1 और खुद को छोड़ के, ठीक है, 1 और खुद को छोड़ के, ठीक है, मतलब आप 1 को छोड़ दो, मतलब आप इस वाले डिवीजर को छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 24 और -1 और -1 मतलब 22। अब ऐसे ये है, तो सबसे पहले तो आप इसके प्राइम फैक्टर निकालना, ठीक है, मैं यहां पर सीधे लिख रहा हूं, इसका जो प्राइम फैक्टर आने वाला है वो ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहा नंबर ऑफ डिवीजर, तो ये कितना हो जाएगा 4+1, 3+1, 2+1 और 1+1, तो ये आपके पास हो जाने वाला है 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 ये आपके पास हो जाएगा 120। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर हो जाएगा 120 -1 और -1, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। और देखो सी क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इवन डिवीजर, ठीक है, नंबर ऑफ इवन डिवीजर का मतलब क्या है कि आपको 2 को तो लेना ही है, ठीक है, 2 को तो लेना ही है, ठीक है, लेना ही है, क्योंकि आपको यहां पर चाहिए इवन डिवीजर, ठीक है। इवन कब बनेगा, जब 2 को आप ले लो, 2 को लेना ही है, मतलब 2 को तो आपको सेलेक्ट ही करना है, तो वो कितना हो गया 4, ठीक है, और फिर 3 को लो या मत लो, ठीक है, उसी प्रकार 5 को लो या मत लो, ठीक है, और 7 वाले को लो या मत लो, तो ये आपके पास आएगा नंबर ऑफ इवन डिवीजर, मतलब आपको 2 को तो लेना ही है, इवन को तो आपको लेना ही है, ठीक है। और देखो यहां पर बात कर रहा है नंबर ऑफ ऑड डिवीजर, ऑड डिवीजर कब आएगा, 2 को नहीं लेना है, 2 को मत लो, जिस दिन आपने 2 को हटा दिया, जिस दिन आपने 2 को हटाया दो, मतलब लेना ना लेने का भी केस मत लो उसके लिए। इस केस में क्या था कि आप 3 को लो या मत लो, 5 को लो या मत लो, 7 को लो या मत लो, अगर आप ले भी लेते मान लो, तो ये आगे तो 2 बैठा था ना, वो तो कंफर्म है ना, आगे आगे तो 2 का फैक्टर है ना बैठा हुआ, तो वो तो उसको इवन बना ही देगा। लेकिन इस केस में अगर आपने 2 को बैठा दिए, चाहे 2 टू पावर 1 2 कुछ भी बैठा दो आप, वो इवन बना देने वाला है, इसका मतलब 2 को लेना ही नहीं है आपको, मतलब आप 3 को लो या मत लो, 5 को लो या मत लो, 7 को वाले को लो या मत लो इसके फैक्टर को, लेकिन आपको 2 को तो लेना ही नहीं है, उसको तो आप हटा दो, उसका तो आप केस ही मत कंसिडर करो यहाँ पे। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 और इंटू का 2, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 24, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवीजर, तो टोटल ऑड डिवीजर था 24। अब सोचना इसमें से मैं बस किसको हटा रहा हूं, मैं बस हटा रहा हूं 3 टू पावर 0, 5 टू पावर 0, 7 टू पावर 0 वाले को, और 2 टू पावर 0, क्योंकि 2 टू पावर 0 तो 1 ही है, वो तो ऑड ही देगा, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना। अगर आप यहाँ पे 2 टू पावर 0 मतलब 1 को रखते हो, उसका कोई मतलब था नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही हो जाता, ठीक है। अच्छा फिर यहां पर मैंने खुद को क्यों नहीं हटाया, सोचो यहां पर मैंने इसको क्यों नहीं हटाया, यहां पर मैंने इसको क्यों नहीं हटाया, क्योंकि ये खुद ही इवन है,
इसको तो आप यहां पर हटा चुके हो, आपने 2 को हटा करके, आपने इवन को हटा करके आपने ऑड डिवीजर निकाला है, उसमें तो आपने इसको खुद ही रिमूव करके रखा है, तो यहां पर उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर आप केवल 1 को हटा दो तो आपके पास नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवीजर कितने आएंगे, तो वो आएंगे 23। ठीक है, अब आप देखो करा कि नंबर ऑफ डिवीजर डिविजिबल बाई 14। इसका मतलब देखो 14 का प्राइम फैक्टर करो, ये होगा 2 इंटू 7, कितना होगा 2 इंटू 7। और आपको चाहिए नंबर ऑफ डिवीजर डिविजिबल बाई 14। इसका मतलब आपको 2 टू पावर 0 और 7 टू पावर 0 को नहीं लेना है, को नहीं लेना है। समझ रहे हो, यहां पर समझना, जब ये आप लिख रहे थे ना यहाँ पे 4 + 1 3 + 1 2 + 1 + 1, ये था क्या, यहां पर समझो, जब आपने इसके डिवीजर के बारे में क्या बात किया था, जब आपने बात किया था नंबर ऑफ डिवीजर के बारे में, तो आपने यहां पर लिखा था 4 + 1, फिर आपने लिखा था 3 + 1, फिर आपने लिखा था 2 + 1, फिर आपने लिखा था 1 + 1। ये 4 + 1 में मैंने कहा 1 तो 2 टू पावर 0 था, ये 4 क्या चीज का था, ये था 2 टू पावर 1। ठीक है, फिर था आपके पास 2 टू पावर 0, सॉरी 2 टू पावर 2। ठीक है, 2 टू पावर, ये था 2 टू पावर 2। ठीक है, ये था 2 टू पावर 2, फिर था 2 टू पावर 3, और फिर था 2 टू पावर 4, और ये आपके पास था 2 टू पावर 0। तो ये था टोटल 5 जो यहां पर आ रहा था। उसी प्रकार यहां पर 7 टू पावर 0 था और 7 टू पावर 1 था। तो आपको 2 टू पावर 0 7 टू पावर 0 को नहीं लेना है। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, आपका आएगा 4, फिर आएगा 3 + 1, फिर आएगा 2 + 1, और फिर आएगा 1। ठीक है, ऐसे यहां पर देखो जब आप 12 की बात कर रहे हो तो 12 का मतलब 2 टू पावर 2 इंटू 3। इस केस में आप 2 टू पावर 0 और 2 टू पावर 1 और इसके हिसाब से 3 टू पावर 0 को नहीं ले सकते, को नहीं लेना है। समझ रहे हो, इस केस में आपका आंसर क्या होगा, तो आपके पास हो जाएगा 3, और फिर यहां पर हो जाएगा फिर से 3। समझ रहे हो, आपने 2 टू पावर 0 को हटा दिया, 2 टू पावर 1 को भी हटा दिया, तो 2 टू पावर 2 2 टू पावर 3 2 टू पावर 4, तो ये आएगा 3। उसी प्रकार यहां पर आपने 3 टू पावर 0 को हटाया है, इस वाले को हटा दिया, तो ये कितना आया 3, फिर आएगा आपके पास 2 + 1, और फिर आपके पास आएगा 1 + 1। ठीक है, ये होगा नंबर ऑफ डिविजन डिविजल बाई 12। ठीक है, अच्छा, अब पूछ रहा है कि सम ऑफ डिवीजर, सम ऑफ डिवीजर क्या होगा, सोचो 2 टू पावर 0 + 2 टू पावर 1 + 2 टू पावर 2 + 2 टू पावर 3 + 2 टू पावर 4। फिर क्या है 3 टू पावर 0 3 टू पावर 1 3 टू पावर 2 और 3 टू पावर 3। फिर आपके पास क्या है 5 टू पावर 0 5 टू पावर 1 और 5 टू पावर 2। फिर आपके पास क्या है 7 टू पावर 0 और 7 टू पावर 1। ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी है, ये भी जीपी है, ये भी जीपी है। ठीक है, तो जीपी का बेसिकली सम है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 5। ऐसे पहले केस में अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टर्म, तो वो कितना है 5। ठीक है, तो यहां पर ये कितना, अगर इसमें इसके सम की बात करूं तो a इंटू आर टू पावर n -1 और डिवाइड बाई r-1 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 1 और इंटू, ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा 3 टू पावर, नंबर ऑफ टर्म है 4, तो 3 टू पावर 4 -1 डिवाइड बाई 3 -1। फिर आएगा इंटू, ये हो जाएगा 1 और इंटू 5 टू पावर 3 -1 और डिवाइड बाई 5 -1। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा इंटू, इसको तो आप अलग रखो। ठीक है, इंटू में और क्या हो जाएगा 1 इंटू 7 टू पावर 2 -1 और डिवाइड बाई 7 -1। ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ डिवीजर। क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिवीजर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कि फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर फाउंड बाई दिस डिजिट।
तो इसका फॉर्मूला है, आपको सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, फैक्टोरियल n माइनस वन, वन 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 कितनी बार लिखना है, n बार, और यहां पर आएगा इनटू सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, मैं यहां पर प्रॉपर वे से नहीं जा रहा हूं, ठीक है, आप तो इसको याद रखो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो फैक्टोरियल n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन, वन वन कितनी बार आएगा, तो 5 बार आएगा, 5 बार आपके पास वन आएगा। और फिर अगर आप सम ऑफ ऑल डिजिट की बात करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस का 9। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, और ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 5 बार। ठीक है, और फिर इंटू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द डिजिट, ये कितना हो जाएगा 4 4 प्लस 5 9 9 और 7 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, सिंपली आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 24, और इंटू 1 1 1 1 1 5 बार, और इंटू का 25। ठीक है, अच्छा ऐसा यहां देखो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल नंबर ग्रेटर देन 10,000 फाउंड बाय यूजिंग दिस डिजिट। आपको सम निकालना है ना, देखना मैं कर रहा हूं फैक्टोरियल 5 माइनस वन, फिर मैं लिख रहा हूं 1 1 1 1 1 कितनी बार, 5 बार, फिर इंटू सम ऑफ ऑल द डिजिट 8 6 14 14 4 18 18 2 20। लेकिन आप इसमें बस आपको एक चीज दिमाग में आ रहा होगा कि जिस दिन जीरो पहले स्थान पर बैठ गया उस दिन ये 4 डिजिट का नंबर गिनवा देगा और ये 10,000 से छोटा हो जाएगा। मतलब आप उस केस को हटा दो जब जीरो पहले डिजिट पर बैठा हो, मतलब पहले स्थान पर बैठा हो। तो इसका मतलब जिस दिन जीरो पहले पर बैठेगा उस दिन आपके पास ये 4 डिजिट का नंबर मिलेगा। ठीक है, कितने नंबर का डिजिट मिलेगा, 4 नंबर का डिजिट मिलने वाला है। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर मिलने वाला है। तो इसका मतलब यहां से आप कर दो फैक्टोरियल 4 माइनस वन। ठीक है, और फिर 1 1 1 1 4 बार, और फिर इनका सम तो 20 ही आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि 5 डिजिट मेरे पास थे तो उनका सम मैंने निकाल दिया, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर आपको 10,000 से बड़ा चाहिए तो जिस दिन जीरो पहले पर बैठ जाएगा, तो पहली बात तो ये 5 डिजिट का नंबर है ही नहीं, ये 4 डिजिट का नंबर बन गया, और आपको 5 डिजिट का तो नंबर फॉर्म करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस केस को हटा दिया जब जीरो पहले स्थान पर बैठा होगा। तो मैंने कहा जिस दिन जीरो पहले स्थान पर बैठा होगा उस दिन ये 4 डिजिट का नंबर होगा। कितने डिजिट का, 4 डिजिट का नंबर। तो मैंने 4 डिजिट के नंबर जो इससे बन सकते थे मैंने उनको हटा दिया इनमें से, 5 डिजिट के नंबर में से। तो अब केवल और केवल मेरे पास वही बचेंगे जब जीरो पहले स्थान पर नहीं आया होगा, और अगर जीरो पहले पर नहीं आएगा तो ऑफकोर्स आपका नंबर 10,000 से बड़ा ही बनने वाला है। ठीक है, कि इसमें 1 का तो केस ही नहीं, 1 तो आने वाला ही नहीं। 2 4 6 8 किसी को भी आप पहले और 28 जीरो कहीं पर भी रखो आपको 10,000 से बड़ा ही मिलने वाला है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। ठीक है, वेगर्स मेथड। ठीक है, या फिर इसको पार्टीशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात की नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n कॉइन्स, ठीक है, अमॉन्ग p वेगर्स, ठीक है, इज n प्लस p माइनस वन cp माइनस वन। ये जो मैं लिख रहा हूं ना कि नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n कॉइन्स अमॉन्ग p वेगर्स इज n प्लस p माइनस वन cp माइनस वन, इट इज द कंडीशन नन वन आर मोर, कि मतलब किसी वेगर्स को एक भी सिक्का ना मिला हो, ठीक है, किसी को एक मिला हो सकता है किसी को एक से ज्यादा मिला हो। ठीक है, इसका मतलब कि अगर किसी वेगर्स को एक भी सिक्का नहीं मिला होगा फिर भी ये माना जाता है कि हाँ आपने सिक्के को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इट इज ए केस। ठीक है, ये भी हो सकता है नन वन आर मोर का भी केस हो सकता है कि हो सकता है कि किसी भिखारी को एक भी सिक्का न मिला हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n कॉइन्स अमॉन्ग p वेगर्स, ठीक है, नन वन आर मोर, मतलब किसी भिखारी को सिक्का मिला, किसी को एक मिला, किसी को एक से ज्यादा मिला। ये क्या होता है, ये वो नंबर ऑफ वेज जो इसके होते हैं वो होता है n प्लस p माइनस वन cp माइनस वन। ठीक है, एंड नंबर ऑफ वेज व्हेन ईच वेगर विल गेट एटलीस्ट वन कॉइन्स। ठीक है, और अगर हर एक वेगर को एटलीस्ट कम से कम एक सिक्का तो मिला है हर किसी को, हो सकता है और को एक से ज्यादा मिला हो लेकिन एक तो सबको मिला है ये श्योर है। तो उसमें जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे n माइनस वन cp माइनस वन। ठीक है, n माइनस वन cp माइनस वन। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो ऐसे ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल बॉल्स अमॉन्ग 4 बॉयज। ठीक है, 4 लड़कों में 10 आइडेंटिकल बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट ईच रिसीव नन वन आर मोर।
तो अगर नन वन आर मोर का केस है तो वहां पर जो नंबर ऑफ एज होंगे कितना होगा, n प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन। ठीक है, n प्लस पी माइनस वन और सी पी माइनस वन। ठीक है, तो n आपके पास कितना है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थे मतलब, ठीक है, तो वो कितना है 10, और प्लस कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4, तो 10 प्लस 4 माइनस 1 और C4 माइनस 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 13C3। इतने नंबर ऑफ आपके पास वेज हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सोल्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल 10। अब आप एक चीज समझो, नॉन नेगेटिव सोल्यूशन क्या मतलब है, जो निगेटिव ना हो, मतलब जीरो से हो सकता है, समझना है इस चीज को। नॉन नेगेटिव सोल्यूशन का मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो या उससे बड़ा, जीरो या उससे बड़ा, जीरो भी हो सकता है। अगर तुम इस सोचो कि ये चार भिखारी हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इनके पास टोटल जो क्वाइन है वो है 10, है ना, मतलब आप ये जिस दिन आप इनसे सिक्के को वापस लोगे आपको 10 मिलेंगे ना। आपने जितने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, चार भिखारी थे, चार बेगर्स थे, आपने उनमें 10 सिक्के डिस्ट्रीब्यूट किए तो उनके पास टोटल नंबर ऑफ क्वाइन थे 10, तो जिस दिन आप वापस लोगे उस दिन आपके पास 10 होगा। मतलब बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास 10 सिक्के, आपको चार भिखारियों में बांटना है। ठीक है, और ये केस है नन वन आर मोर का, क्योंकि ये बोल रहा है नॉन नेगेटिव सोल्यूशन, मतलब जीरो भी हो सकता है, हो सकता है किसी भिखारी को एक भी न मिला हो। ठीक है, तो इस केस में भी जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 10 प्लस 4 माइनस 1 और सी कितना हो जाएगा 4 माइनस 1। ठीक है, मतलब कि 13C3 कितना होगा 13C3। लेकिन अगर यहां पर आ जाए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, 1 2 3 4, ये मतलब इसमें आप नन का केस नहीं लगा सकते, समझ रहे हो। अगर ऐसे इसमें नेचुरल नंबर सोल्यूशन मतलब इसमें जीरो नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सोल्यूशन, ठीक है, फॉर दिस, तो इस केस में आपका वो केस बनेगा जब हर एक भिखारी को एटलीस्ट 1 क्वाइन तो मिला है। ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूं कि आप इनको ऐसे समझो कि चार वेगर्स थे, उनके पास टोटल क्वाइन 10 है, मतलब आपने अगर 10 बांटे होंगे तो उनके पास जिस दिन लोगे आपको 10 मिलेगा ना। ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि 10 सिक्के को चार भिखारियों में आपको बांटना है, और ये कौन सा केस है, जब हर एक भिखारी को एटलीस्ट 1 क्वाइन तो मिला हो, हर एक बेगर को एटलीस्ट 1 क्वाइन तो मिला हो। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर सोल्यूशन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या होगा, अगर आपको हर एक को एक देना है तो n माइनस वन सीपी माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा n माइनस वन सीपी माइनस वन, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 माइनस वन और C4 माइनस वन, मतलब ये कितना हो जाएगा 9C3। ठीक है, अब देखो करा कि फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। लेकिन सोचना अभी यहां पर आपको दिख रहा है कि तीन भिखारियों के पास सिक्के ही नहीं है, जीरो। आगे देखो कुछ कंडीशन दे रखी है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x प्लस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, समझना, इसको मैं लिख रहा हूं y प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और इसको मैं लिख रहा हूं z प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, फिर समझना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं x प्लस 5, ठीक है, प्लस में लिख रहा हूं y प्लस 6, प्लस में लिख रहा हूं z प्लस 2, और इसको मैं लिख रहा हूं इक्वल टू 13। मैं इसको बोल रहा हूं T1, मैं इसको बोल रहा हूं T2, और मैं इसको बोल रहा हूं T3। क्या बोल रहा हूं T3, समझना इस चीज को। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मुझे जाना है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन पे, मतलब ये तीन भिखारी हैं जिनमें हमको 13 सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हर एक भिखारी नॉन नेगेटिव सोल्यूशन मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब या तो कोई भी सिक्का ना पाया हो, या एक पाया हो, या तो एक से ज्यादा पाया हो। इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि T1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। T1 क्या था, तो T1 था x प्लस 5, मतलब x प्लस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 5 होगा, बिल्कुल। मतलब अगर मैं यहां से ये सोचूं, अगर मैं इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने जा रहा हूं तो मैं उसके इस गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवा रहा हूं, मैं उसके इस गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवा रहा हूं। ठीक है, तो इस सिंपल आंसर आपका क्या हो जाएगा,
n प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 13 प्लस 3 माइनस 1 और C3 माइनस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 15C2, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये कह रहा है कि अ सेल्फ, ठीक है, कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट। आपके पास एक अलमीरा है इसमें 6 कंपार्टमेंट है, ठीक है, अलग अलग। कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 12 मार्बल कैन बी प्लेस, ठीक है, आपके पास 12 मार्बल्स हैं जिनको उस कंपार्टमेंट में प्लेस करना है, ठीक है। कह रहा है सो दैट नो कंपार्टमेंट रिमेन्स एम्प्टी, ठीक है, किसी भी कंपार्टमेंट को खाली नहीं छोड़ना है। इसका मतलब हर एक कंपार्टमेंट में आपको एटलीस्ट 1 मार्बल तो रखना ही रखना है। तो ये केस है एटलीस्ट 1 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n माइनस 1 और क्या हो जाएगा Cp माइनस 1, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 और C6 माइनस 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11C5। इट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो पीएनसी के थ्योरी में हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट होंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर सारे क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है।